जो हमारी यहाँ पर केस स्टडी है वो बेसिकली रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक जो हमारा फाइनल अकाउंट है बैलेंस शीट, उसके बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ लिए, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इस केस स्टडी से हम समझेंगे। तो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज ऑफर द डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय डॉक्यूमेंटिंग इनकम, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली बैंकिंग कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में जो है वो बताती है। और इस अकाउंट के अंदर बेसिकली बैंक की जो इनकम होती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो नेट प्रॉफिट और लॉस होते हैं, उसको जो है वो शो करता है। इट टिपिकली स्टार्ट्स विद इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसके अंदर सबसे पहले जो इनकम आती है बैंक को वेरियस सोर्सेज से, जैसे कि लोन एंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट अर्न किया है, फीस और कमीशन पे जो पैसा मिला है, ठीक है, उसको शो करते हैं। उसके बाद जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हमने पे किया है डिपॉजिट्स पे, बोरविंग पे, हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे हम यहाँ पे जो है वो शो करते हैं, जो हमारी प्रोविजन जो है वो क्रिएट की गई है उसे शो करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कहलाता है। अगर टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल एक्सपेंसेस से तो हमारा प्रॉफिट आएगा, और अगर टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से तो हमारा लॉस आएगा। और ये अकाउंट काफी ज्यादा यहाँ पर क्रुशियल रहता है बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशन एफिशिएंसी को जानने के लिए, जो कि स्टेक होल्डर को एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो कैसी रहेगी। ओके, तो ये हमारी केस स्टडी रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इनकम, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट और लॉस। According to BR Act 1949, profit and loss account of banking companies is prepared in which form? तो अगर हम यहाँ पर BR Act 1949 की बात करें तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किस फॉर्म में जो है वो प्रिपेयर किया जाता है? फॉर्म बी, फॉर्म ए, फॉर्म सी या फिर फॉर्म डी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको किस फॉर्म में जो है वो प्रिपेयर किया जाता है? फॉर्म बी, फॉर्म ए, फॉर्म सी या फिर फॉर्म डी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फॉर्म बी, ठीक है। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बेसिकली फॉर्म बी में जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ओके, अब इसका अगर हम फॉर्मेट देखो तो हमारा फॉर्मेट क्या है, देखो पहला हमारा आता है यहाँ पर इनकम। इनकम के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है इंटरेस्ट अर्न, यानी कि बैंक ने जो भी इंटरेस्ट इनकम जो है वो अर्न की है, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम के अलावा जो इनकम है बैंक की उसको हम अदर इनकम में शो करते हैं। इंटरेस्ट अर्न के साथ जो शेड्यूल डील करता है वो 13 है, और अदर इनकम के साथ जो शेड्यूल डील करता है वो 14 है। उसके बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड पहला कंपोनेंट है, यानी कि जो हमने बैंक ने यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो एक्सपेंडिचर किया, इसके साथ शेड्यूल 15 डील करता है। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके साथ हमारा शेड्यूल जो है वो 16 जो है वो डील करता है, ठीक है। यानी कि हमने अपने डे टू डे बेसिस पे जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर हमने जो एक्सपेंडिचर किया है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आता है। उसके बाद हमारा प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज आता है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वहां पर हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट जो है वो किया जाता है, ठीक है। जैसे ही प्रॉफिट और लॉस आ जाता है तो इसको हम रिजर्व्स के अंदर जो है इसकी एप्रोप्रिएशन जो है वो कर देते हैं, यानी कि हम इसको रिजर्व्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग बैंकों को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज नॉट शोन इन द इनकम हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो इनकम हेड है उसके अंदर शो नहीं की जाती है? पहला है इंटरेस्ट अर्न, दूसरा है अदर इनकम, तीसरा है प्रोविजंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो मुझे यहाँ पर बता दीजिए इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि इनकम हेड के अंदर नहीं आती है? इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, प्रोविजंस या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोविजंस, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम ये यहाँ पर हमारे इनकम हेड के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज आइटम इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 13 इनकम अर्न? इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो कि यहाँ पर शेड्यूल 13 के अंदर जो है वो इंक्लूड की जाती है, जो कि रिलेटेड है इनकम अर्न के साथ? पहला इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न ऑन एडवांसेस एंड, यहाँ पर हमारा शेड्यूल 13 जो डील करता है बेसिकली हमारे इंटरेस्ट
इंटरेस्ट अर्न के साथ, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न के साथ। तो यहाँ पे पहले देखो क्या है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन एडवांसेस एंड बिल्स, यानी कि एडवांसेस और बिल्स के ऊपर जो भी हमने इंटरेस्ट और डिस्काउंट अर्न किया है, या फिर इंटरेस्ट अर्न ऑन बैलेंसेस हेल्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैलेंस मेंटेन किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, या फिर इनकम अर्न फ्रॉम द बैंक्स, इनकम अर्न फ्रॉम बैंक्स ओन इन्वेस्टमेंट, यानी कि बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर जो उसने यहाँ पर इनकम अर्न किया है। तो ये सारे के सारे हमारे शेड्यूल 13 के अंदर जो है वो आते हैं इंटरेस्ट अर्न सेक्शन के अंदर। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 14 अदर इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर शेड्यूल 14 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, अदर इनकम, उसमें इसमें से कौन सी आइटम जो है वो इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न का आपको पता लगे, इंटरेस्ट अर्न के अंदर जो भी इंटरेस्ट इनकम है, चाहे वो एडवांसेस पे मिल रही है चाहे वो इन्वेस्टमेंट पे मिल रही है, वो चीजें आ जाती है। अब इस इनकम के अलावा जो भी इनकम बैंक को रिसीव होती है वो अदर इनकम के अंदर जो है वो आ जाती है। जैसे पहला, कमीशन मिला है अगर बैंक को कोई किसी भी तरह का, एक्सचेंज पे कोई प्रॉफिट हुआ है, ब्रोकरेज इनकम रिसीव हुई है, या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करके किसी भी तरह का गेन हुआ है, इन्वेस्टमेंट की रीवैल्यूएशन पे किसी भी तरह का गेन हुआ है। रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसको दोबारा से जो है वो कैलकुलेट किया जिससे उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, जिससे आपको गेन हुआ है। उसके बाद आपने अपनी लैंड, बिल्डिंग या फिर अदर एसेट को सेल किया, उसके ऊपर आपको कोई भी गेन हुआ है यानी कि प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारे के सारे जो इनकम्स होते हैं वो हमारे अदर इनकम में जो है इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट बाय बैंक्स कम्स अंडर विच शेड्यूल। तो बैंक ने यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट पे किया है वो किस शेड्यूल के अंदर जो है वो आता है। शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंस, शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल 17 प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दिए कि हमने जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया है डिपॉजिट्स के ऊपर, यानी कि बैंक ने जो भी इंटरेस्ट पे किया है डिपॉजिट्स के ऊपर, वो किस शेड्यूल के अंदर जो है वो आता है। शेड्यूल 15 के अंदर, शेड्यूल 16 के अंदर, शेड्यूल 17 के अंदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसे कि बैंक ने जो भी यहाँ पर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे किया है या फिर जो भी बॉर्बिंग पे इंटरेस्ट पे किया। उसके बाद देखो क्या है, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन बैंकिंग कंपनी रेंट, टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस आर शोन अंडर विच है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें बैंकिंग कंपनीज की, तो ये जो रेंट एंड टैक्सेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस है, इसको हम किस हेड में शो करते हैं। इंटरेस्ट अर्न में, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में, अदर इनकम में, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम किस हेड के अंदर जो है वो शो करते हैं। इंटरेस्ट अर्न, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी, अदर इनकम, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following items are included under provisions and contingency in banks balance sheet। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो कि यहाँ पर प्रोविजंस और कंटीजेंसीज के अंदर जो है वो इंक्लूड की जाती है। प्रोविजन एंड कंटीजेंसी क्या होता है, तो देखो बैंक जो भी यहाँ पर प्रॉफिट कमाती है उसका एक सर्टेन पोर्शन अपने पास रिजर्व करके रख लेती है ताकि वो उसको फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं उसको कवर करने के लिए यूज कर पाए, या फिर फ्यूचर में जो वो एक्सपेंसेस करने वाले हैं उनको कवर करने के लिए उनके पास पहले से ही पैसा जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के अंदर आता है। पहला देखो क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, तो अगर मान के चलो बैंक ने कोई भी लोन दिया और वो एक बैड डेट जो है वो बन गया, यानी कि बैंक को लग रहा है कि उसकी पेमेंट जो है वो वापस नहीं आने वाली, यानी कि बॉर्बर यहाँ पर डिफॉल्ट करेगा, तो उसके लिए जो प्रोविजन क्रिएट किए, यानी कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व करके रख लिया है, तो बिल्कुल ये हमारा प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के अंदर आएगा। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हमने यहाँ पर टैक्सेशन के लिए कोई प्रोविजन क्रिएट किए, हमें पता है कि हमें टैक्स पे करना है, तो उसके लिए हमने पहले से प्रोविजन जो है वो क्रिएट करके रख लिए, तो बिल्कुल ये भी हमारा निकल कर आएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमारी इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि फ्यूचर में डिक्रीज हो जाए उसकी वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए उससे जो लॉस होगा उसको कवर करने के लिए हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया है। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर
कंटीजेंसी के अंदर जो है वो आते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट नहीं आएगा, बल्कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के अंदर जो है वो आ जाते हैं।